देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। नेपाल में हिंसा का असर भारतीय सीमा के बाजारों पर पड़ा है। बताया जा रहा है कि नेपाल में हो रही हिंसा के कारण उत्तराखंड के सीमांत बाजारों में 90% तक कारोबार गिर गया है। नेपाल की सीमा से सटे भारतीय बाजारों में व्यापार पर काफी असर पड़ा है। हिंसा के कारण लोगों का आना जाना कम हो गया है, जिससे कारोबार पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि नेपाल में हिंसा के कारण उनका कारोबार लगभग ठप हो गया है। उनका कहना है कि इससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है और उनके परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेपाल में हिंसा के कारण सीमा पर तनाव का माहौल है। इससे लोगों का डर है और वे बाजारों में आने से कतरा रहे हैं। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि वे नेपाल में शांति स्थापित करने के लिए कदम उठाएं और सीमा पर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपाय करें। आइए आज समझें कि सरकार क्या कुछ कर सकती है जिससे कि कारोबार पर नकारात्मक असर ना पड़े। साथ ही कारोबारियों का भी पक्ष जानेंगे। तो देखिए किस तरीके से असर, क्योंकि अब भारत की सीमा के अंदर भी देखने को मिल रहा है, खासतौर से उत्तराखंड में जो सीमांत क्षेत्र हैं वहां पर व्यापार ठप होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे व्यापारी काफी ज्यादा परेशान है। और इसी के चलते अब ये मांग की जा रही है सरकार से कि सरकार जो है कुछ उपाय सुझाए ताकि व्यापारियों को थोड़ी सी राहत मिल सके, क्योंकि बाजार देखिए सूने हो चुके हैं। जब ऐसी स्थिति हम लोग देख रहे हैं नेपाल में, तो लोग भी अपने घरों से निकलने से बच रहे हैं, खासतौर से जहां पर सीमाएं मिलती हैं। और इसी के चलते अब उसका असर बाजारों पर दिखने लगा है, जहां जो व्यापारी हैं वो खासतौर से निराश हो गए हैं, क्योंकि उनका बाजार ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है। और इसीलिए सरकार से मांग की जा रही है कि वो कुछ राहत दे या स्थिति को नियंत्रण में रखे, ताकि जरा से भी आंच ना आए नेपाल की चिंगारी जो निकली हुई है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ राजेश भिष्ट, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं। राजेश जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ आनंद सिंह मेहरा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। आनंद सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ भरत भंडारी, अध्यक्ष व्यापार मंडल बनबसा से जुड़ गए हैं। भरत जी आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत भरत जी आपके साथ करूंगी। क्या असर बाजारों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीमा जहां पर लग रही है वहां पर बाजार सूने हुए नजर आ रहे हैं, सरकार से क्या मांग रहेगी? हेलो जी। हाँ सर, मैडम सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारी भौगोलिक स्थिति एक ही है ना, नेपाल और भारत की रोटी बेटी का संबंध है। और व्यापारिक संबंध भी हमारा सालों से सन 60 से जो हमारे बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। और इस आंदोलन को लेके जो वहाँ यहाँ रोष व्याप्त है, और जिस कारण से ये बॉर्डर जो बंद है उसके वजह से जो हमारा क्षेत्र में जो व्यापार है वो बिल्कुल शून्य हो गया है। क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं यहाँ नेपाल में होती रहती हैं और इससे जो है व्यापार भी बड़ा बाधित होता है हमारा। अभी कुछ समय पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, कुछ बंदी का रहा वहाँ पे आंदोलन का। लेकिन जो ये आंदोलन रहा है, इस आंदोलन में बड़ा विषमता देखी गई है। इसमें नुकसान भी व्यापारी, वहाँ के व्यापारी भाइयों का भी नुकसान हुआ है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो यहाँ से माल प्रोवाइड करके लेके बेचते हैं। तो उनके प्रतिष्ठानों में भी धावा बोला गया है, तो वहाँ नुकसान जो हुआ है वो हमारा भी नुकसान है, क्योंकि उनका नुकसान जो हो रहा है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ से माल प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ बेचते हैं, उस कारण से हमारा भी आधार चला हुआ है यहाँ पे। और 90% कारोबार नेपाल के द्वारा हमारा हर बॉर्डरों पे है। और ये समझिए कि आज हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि कर्फ्यू वहाँ नेपाल में लगा हुआ है और पूरा कर्फ्यू जो है हमारे क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। पूरे बनबसा क्षेत्र में हो, चाहे आपको गौरीफंटा क्षेत्र हो, चाहे बड़े बड़े नाके हो जो हमारे यहाँ के वो खुले हुए हैं। तो इससे भी लग रहा है कि आने वाला समय जो हमारा त्योहारों का समय है वो भी फीका पड़ते जाएगा, क्योंकि 3-4 महीने तो हम लोग इसी व्यवस्था में रह जाते हैं कि दशहरा आएगा, दिवाली आएगी। और दूसरा कारण यह है कि नेपाल के जो वहाँ पे जो अधिकारी लोग हैं, जो नौकरी पेशा वाले हैं, उनको भी इस स्थिति को देखते हुए भी वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि उनको जो मेन भत्ता मिलता है दशहरे के मौके पे वो भत्ता उनको भी नहीं मिल पाएगा। और
भत्ता नहीं मिलने के कारण कि यहाँ का व्यापार जो है त्योहारों में भी शून्य रहेगा। बिल्कुल, लेकिन सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि इसमें आपको थोड़ी सी राहत मिल जाए? ये सरकार से तो हम अपेक्षा ही रहते हैं कि जब तक ये हमारा कारोबार नहीं चल पा रहा है तब तक हमारा कुछ ना कुछ, जैसे लोन के ऊपर है, ब्याज का दर है, बिजली पानी है, उसमें कुछ ना कुछ हमारा व्यवस्था इस तरह कर दी जाए, कुछ छूट दी जाए इसमें, क्योंकि कोरोना काल में भी व्यापारी को कुछ नहीं मिल पाया। आज तक सरकार की तरफ से हमें कभी भी किसी इसमें कोई छूट नहीं मिल पाई है। ठीक है, राजेश बिष्ट जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि सरकार से अब व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं और ऐसे में क्योंकि हम लोग देख रहे हैं नेपाल की क्या स्थिति बनी हुई है, ऐसे में जो हमारे व्यापारी हैं वो निराश ना हो, सरकार की ओर से क्या प्रयास? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे बराबर में सीमाएं लगी हैं, नेपाल जिस राष्ट्र में इस समय बड़ी पीड़ादायक और चिंतादायक जो स्थिति बनी हुई है, वो वाकई में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे होने के नाते उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाली स्थिति बनी हुई है। और ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार बहुत जिम्मेदारी के साथ नजर बनाए हुए है। बॉर्डरों की सुरक्षा सबसे ज्यादा प्राथमिकता है, तो बॉर्डरों की सुरक्षा, जिस तरह से वहाँ आगजनी हो रही है, जिस तरह से वहाँ लूटपाट हो रही है, जिस तरह से सत्ता और तख्त पलट वहाँ हो चुका है, उस स्थिति में प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार नजर तो बनाए हुए है। सुरक्षा कारणों के अलावा भी जो व्यापार की परिस्थिति और जो हमारे व्यापारी बंधुओं की पीड़ा है, उस पीड़ा को देखते हुए सरकार उस तरफ भी जरूर उसका ध्यान केंद्रित हुआ है कि हमारे व्यापारी बंधुओं के लिए हम क्या चीज बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें राहत दे सकते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों पे दोनों हमारी प्रदेश की और केंद्र की सरकार चिंतित है। हमारे व्यापारी बंधुओं से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। नेपाल की जो परिस्थिति है, जो उसकी दशा और जो अभी वहाँ पे व्यवस्था ठीक होने वाली है या ठीक होने के लिए समय लगने वाला, उन सब चीजों पे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जरूर कोई ना कोई ऐसा सकारात्मक कोई विचार करेगी, कोई फैसला लेगी जिससे हमारे व्यापारी बंधुओं का जो नुकसान है उसकी भरपाई हो सके। ठीक है, आनंद जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि धीरज बनाए रखें, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि अभी स्थिति काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, तनावपूर्ण है। ऐसे में विपक्ष होने के नाते आप लोग का क्या योगदान, क्या स्टैंड? पहले तो असल में ये पूरे विश्व के लिए संकट और दुख की घड़ी है जी। ऐसे जो लगातार पड़ोसी देशों पर जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, नेपाल के लिए तो संकट और दुख है ही, खैर हमारे लिए भी है। सीमावर्ती क्षेत्र लगे हुए हैं, जैसे मेरा क्षेत्र बनबसा आता है, बनबसा, टनकपुर और धारचूला हमारे उत्तराखंड के मुख्य इसके नेपाल से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। और हमारे जो क्षेत्र है, अभी त्योहारों का समय आ रहा है नजदीक, शायद 20-25 दिन में दशहरा है, दीपावली है, और नेपाल का मुख्य त्योहार दशहरा और दीपावली ही होता है। लेकिन अब जो स्थिति नेपाल में बनी हुई है, लगता है उनका वेतन भी उन्हें नहीं मिल पाएगा 2-3 महीने तक, क्योंकि नेपाल को खड़ा होने में समय लगेगा, वहाँ की स्थिति सुधरने में समय लगेगा। अब जो छोटे छोटे व्यापारी हमारे बनबसा, टनकपुर, धारचूला में है, जो डिपेंड नेपाल के मार्केट से जुड़े हुए हैं, वो मार्केट एकदम 2-3 दिनों से सुनसान वीरान पड़ा हुआ है। जो डेली कमाने खाने वाले हैं वो भी परेशान है, उनका घर चलना भी मुश्किल हो गया है। हम इसमें सरकार से निवेदन करते हैं कि सामने त्योहारों को देखते हुए व्यापारियों को कुछ छूट भी दी जाए और छोटे व्यापारियों के लिए कुछ उचित व्यवस्था भी करी जाए, जिनसे कि उनका घर चल सके। और सरकार को इस तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पहले से ही हमारा व्यापारी बहुत परेशानी में है, मुश्किलों का सामना कर रहा है। अब ऐसी ही स्थिति में जब बाजार भी नीचे एकदम डाउन हो चुका है, बाजार पूरा सुनसान, मैं बनबसा बाजार की बात करूं तो एकदम वीरान पड़ा हुआ है, टनकपुर वीरान पड़ा हुआ है, धारचूला वीरान पड़ा हुआ है। तो ऐसे में सरकार को के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए, उन्हें कुछ छूट देनी चाहिए, हो सके तो कुछ मुआवजा भी उन्हें, जो छोटे व्यापारी हैं जिनकी रोज की कमाई से उनका घर चलता है, उनके लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल भरत जी, देखिए सभी सुझाव दे रहे हैं कि राहत तो मिलनी चाहिए व्यापारियों को, लेकिन थोड़ा सा धीरज आप लोग को भी रखना पड़ेगा, उसके लिए तैयार है? जी चलिए ठीक जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए भरत जी। हाँ जी बिल्कुल, देखो धीरज तो हमें रखना ही पड़ेगा। जैसे आनंद जी ने कहा कि भाई बाजार की स्थितियाँ अभी हमारी सही नहीं है, हम भी धीरज रख के बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग अब ये देखिए ना 2 से 3 महीने तो हमारा बरसातों में जो है बिल्कुल शून्य व्यापार होता है। अब व्यापार की आज हमें ये दीपावली और दशहरे से लगती है, क्योंकि प्रमुख त्योहार नेपाल के वही है। उसके बाद अगर स्थिति नहीं सुधरती है हमारी, क्योंकि ये
लंबा प्रोसेस चले जाएगा। आंदोलन हो गया, अभी वहाँ पे जो है आपकी आ रही हूँ आनंद जी। सरकार बननी है, कौन सी सरकार बनेगी उसकी सोच विचार क्या है। अगर भारत विरोधी रहेगा तो भी दिक्कत है, और भारत के सम्मुख रहेगा तो कम से कम 2-4 महीने तो इसको संतुलन में लाने में लगेंगे ना। तो व्यापारी सब संयम बनाया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी स्थिति ये है कि व्यापारी संयम बनाए कब तक, ये देखिए ना, क्योंकि स्थिति हमारे साथ भी हो रही है, क्योंकि हमारे साथ वर्कर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ और परिवार भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ उसका बैंकों का है माध्यम है, बैंकों के हमने कर्जे देने हैं, व्यापारियों के उतार चढ़ाव है, लेन देन है, सभी चीजें हैं। तो संयम तो व्यापारी से बढ़कर तो कोई संयम रख ही नहीं सकता है। ठीक है, व्यापारी लगातार संयम बनाए हुए हैं और आगे भी धीरज के लिए वो तैयार हैं, ये बेहतर बात है। जी आनंद जी, आप कुछ कह रहे थे। नेपाल से हमारा रोटी और बेटी का नाता रहा है लंबे समय से, वो नाता लगातार कंटिन्यू बना रहेगा। लेकिन बनबसा की बड़ी चिंता है। बनबसा की चिंता इसलिए है क्योंकि अभी वहाँ पर जल भराव की स्थिति थी। जल भराव आपदा से बनबसा परेशान था, व्यापारियों का उसमें भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अभी तक सरकार की तरफ से उस जल भराव की ही मदद नहीं की गई है। अब ऐसे में नेपाल की इस घटना ने बनबसा के व्यापारियों को और तोड़ दिया है। तो मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ, मुख्यमंत्री का घर क्षेत्र भी है और वहाँ के विधायक भी है मुख्यमंत्री, आदर्श जिला है। ऐसी स्थिति में व्यापारियों के साथ सरकार को खड़ा रहना बहुत जरूरी है। जब ऐसे त्योहार के समय हो, व्यापारियों के बच्चे हैं, परिवार है, सब लोग स्कूल का खर्चा है, परिवार का खर्चा है। अभी वो जल भराव से उभरे भी नहीं थे, अब ऐसी घटना एक सामने आई है। लेकिन ऐसे में यदि सरकार उनके लिए कुछ तत्काल ही उचित व्यवस्था करे जिससे उनका परिवार चल सके, पोषण हो सके, तो ये उत्तम रहेगा अभी के लिए। बिल्कुल, और क्योंकि अभी सरकार के सामने भी काफी ज्यादा चुनौतियां हैं। राजेश जी, सरकार किस तरीके से चुनौतीपूर्ण तरीके से निपटने के लिए तैयार है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि क्या परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं, और आगे किस तरीके से उसके लिए आप लोग खुद को तैयार करेंगे? देखिए, ऐसा है, नेपाल के साथ हमारा शुरू से जो आत्मीयता का रिश्ता रहा है, हमारे मित्र देशों में सबसे अग्रणीय राष्ट्रों में नेपाल आता है। वहाँ पे रोटी बेटी का रिश्ता है। जैसे कि मैं खुद लोहाघाट से हूँ, जिला चंपावत से हूँ, तो मुझे भी ये परिस्थिति यहाँ के व्यापारियों के साथ जो दिख रही है वो वाकई उनके लिए भी चुनौती है, और सरकार के लिए भी ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में ये परिस्थिति कैसे ठीक होगी, व्यापारियों को कैसे लाभ मिलेगा, इनके नुकसान की भरपाई कैसे ठीक हो पाएगी, इसके लिए सरकार चिंतित, और वाकई इसके लिए कोई ना कोई योजना सरकार लाएगी जिससे। और अच्छी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम जिस जिले से है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है, यहाँ से वो सम्मानित विधायक हैं, और इस प्रदेश का संचालन उनके खुद के अपनी उपस्थिति में, अपने विधानसभा के विधायक होने के नाते जिम्मेदारी पड़ी आती है उनकी। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे खास तौर पे जो इस बॉर्डर एरिया में दिक्कत आई है, यहाँ के व्यापारियों की भी चिंता होगी, कोई रचना योजना भी बनेगी जिससे इनको लाभ मिले। दूसरी बात, व्यापार की जब हम बात करते हैं तो व्यापार में हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ता है। चाहे वो जब हम काम अच्छा होता है, नफे की स्थिति में होते हैं, तो दूसरी तरफ व्यापारी को ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि ऐसी भी कई बारी परिस्थिति आ जाती है कि हम लोगों को इन परिस्थितियों में नुकसान के लिए भी तैयार करना पड़ता है। इसीलिए व्यापार कहा जाता है। हर व्यापार में हर हमेशा नफा हो ऐसा भी मुमकिन नहीं हो पाता, लेकिन हाँ, जिस व्यक्ति ने पैसा लगाया है, जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, जो रोजमर्रा के इन व्यापारों से अपना घर चलाने वाले हैं, उनकी चिंता, उनकी पीड़ा जायज है। सरकार इस पे जरूर कोई ना कोई ठोस कदम उठाएगी। और अच्छी बात है, सबसे अच्छी ये है, इस लोकतंत्र के, खासतौर पे जब मैं दुनिया की बात करता हूँ तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता, इस प्रदेश के, इस देश की चिंता करने वाले हमारे प्रधानमंत्री महोदय इस समय उत्तराखंड में हैं। वो जायजा ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे नुकसान बाढ़ की वजह से हुआ है, अतिवृष्टि की वजह से हुआ है। तो जो विशेष राहत पैकेज जो हमारी सरकार के द्वारा मांग की गई है, ये अगर पूरी होती तो जरूर उसमें हमारे ये क्षेत्रीय विधायकों का, क्षेत्रीय व्यापारियों का भी ध्यान रखा जाएगा, और इनके व्यापार की भरपाई के लिए जिस तरह से कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे तो प्रदेश की सरकार चिंता करते हुए जरूर उठाएगी। राजेश जी, आपके पास आ रही हूँ वापस, क्योंकि व्यापारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोरोना में उनको राहत नहीं मिली थी, तो अभी भी ऐसा ना हो कि सिर्फ उनको धीरज ही रखाया जा रहा हो।
देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोविड के पीरियड पे भी इस पूरे देश के अंदर सभी व्यापारी वर्गों का ध्यान रखा गया था। उन्हें टैक्स के स्लैब में छूट दी गई थी और जहाँ-जहाँ जिस व्यापारी का जिस तरह से नुकसान हुआ था, उसमें उन्हें राहत भी दी गई थी। और खास तौर पे जब बैंक के जिन-जिनके लोन चल रहे थे, उन लोन लिए हुए व्यापारियों के लिए भी वहाँ पे उस समय निर्देश थे कि जो व्यापारी किसी तरह से 4-6 महीने, साल भर जो अपने व्यापार से नहीं उबर पा रहा है या उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है या वो किसी तरह के नुकसान पे, तो वहाँ पे भी स्पेशल पैकेज राहत के रूप में दिया गया था। ये बात कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जिस दौर से, कोविड के दौर से ये देश, पूरा विश्व इस समय गुजरा था, उस समय पे ऐसा नहीं है कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया। छोटे बड़े व्यापारी सबका विशेष रूप से ध्यान दिया गया। अभी की परिस्थिति भी ऐसा नहीं है कि ये हमारे राष्ट्र के अंदर है। नेपाल के अंदर और भी कई अगल बगल के पड़ोसी देश है जहाँ पे उनकी तरफ से व्यापार होता होगा। लेकिन हाँ, ये बात कही जा सकती है कि हम बॉर्डर एरिया पे हैं। सब्जियों की बात करें, कोई आयात निर्यात की बात करें, तो निश्चित रूप से नेपाल से ज्यादा व्यापार हम भी करते होंगे। हमें, हमारे जो इस बॉर्डर एरिया में रहने वाले व्यापारी बंधु हैं वो भी करते होंगे। जैसे मैंने परिस्थिति के बारे में आपको बताया कि जब हम किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम उसमें सिर्फ और सिर्फ नफा देखें। जिस तरह से छोटे बड़े व्यापारियों को जरूर व्यापार का नुकसान हो रहा होगा, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले जो छोटे लोग हैं उन लोगों को हो रहा होगा। सरकार इस बारे में निश्चित रूप से चिंतित है। और मैं आपको जैसे कह रहा था शुरू में, सबसे अच्छी और खुशी की बात यह है कि हम जिस जिले से हैं, यहाँ के जो मुखिया हैं वो इस प्रदेश के भी मुखिया हैं, तो वो जरूर अपने लोगों की चिंता करेंगे। जिन लोगों ने चुनकर उन्हें विधायक बनाया, विधायक से मुख्यमंत्री बने, तो ऐसा नहीं है उन व्यापारियों के बारे में उनको बिल्कुल चिंता नहीं है। हाई लेवल मीटिंग अमित शाह जी जो जैसे देश के गृह मंत्री उनके नेतृत्व में हो चुकी है। सबसे पहले बॉर्डर की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि जो हिंसा वहां चल रही है वो बढ़ते बढ़ते हमारे बॉर्डरों तक आ जाए। तो जिस तरह से बॉर्डरों की सुरक्षा का काम चल रहा है, लगातार फोर्सेस गश्त कर रही हैं, व्यापार भी बहुत जल्दी सामान्य हो जाएगा। कोई ऐसी चीजें नहीं है कि ये रूस और यूक्रेन जैसा युद्ध नहीं है कि ये बिल्कुल अनिश्चितकालीन चलता जाएगा सालों साल। ये ऐसा जो उनके अंदर गृह युद्ध हुआ है, इस गृह युद्ध का भी रिजल्ट जल्दी निकलेगा। जैसे कल हम भी न्यूज में देख रहे थे। तो व्यापारी बंधुओं से मेरी आपके माध्यम से सिर्फ इतनी प्रार्थना है, आप लोग हमेशा सहायक रहे सरकार के। आप मुख्यमंत्री जी पे विश्वास करते हैं, आप प्रधानमंत्री जी पे विश्वास करते हैं। आज उनका जो ये दौरा है इस प्रदेश का, उस दौरे के बाद देखते हैं वो क्या हमारे प्रदेश को देकर जाते हैं। जो आस लगाए प्रदेश की सरकार बैठी है, निश्चित रूप से उसमें कोई ना कोई ऐसा समाधान निकलेगा जिसमें हमारे व्यापारी बंधुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। और संयम आपको रखना है। प्रधानमंत्री का भी खास दौरा है। जो व्यापारी संघ है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा अपनी मांगों के लिए? क्या कोई लिखित ज्ञापन सरकार को दिया जाएगा या फिर धैर्यवान आप लोग बने रहेंगे? हेलो जी भरत जी बोलिए। जी जी बताइए मैडम। आगे व्यापारी संघ किस तरीके से आगे बढ़ेगा अपनी मांगों को लेकर? लिखित में क्या ज्ञापन दिया जाएगा सरकार को या फिर धैर्यवान आप लोग बने रहेंगे? देखिए मैडम, हम लोग सबके साथ जुड़े हुए हैं और हमें अपनी सरकार पे भरोसा, पूरा भरोसा है। माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे क्षेत्र में ही हैं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, तो उनके ऊपर हमें बहुत भरोसा है। हमारे बड़े भाई की तरह हैं, इस क्षेत्र को बहुत भली बातें समझते हैं, हमारे दुख दर्द को भी बहुत अच्छी भली बातें समझते हैं वो। और व्यापारी संबंधी मामला है तो वो उसमें हमारे ही क्षेत्र के व्यक्ति यहाँ पे है तो वो उसको, हमारे दुख दर्द को बहुत बड़ी बात समझेंगे। और हम लोग ने ये कि अभी कल हमारी बैठक हुई थी, तो उस बैठक में हमने ये फैसला लिया गया है कि क्योंकि भौगोलिक स्थिति और नेपाल की बिगड़ी हुई है, तो वो उसको समाधान होने में कम से कम 1-2 महीना उसमें लगना है। तो व्यापारी भी यहाँ संयम करके बैठा हुआ है, इसलिए कोई बात नहीं। हम लोग कमाने दमाने तो सब वहीं के द्वारा है, हमारा हो रहा है नेपाल के द्वारा, नेपाल पे डिपेंड है हम लोग। अगर वहाँ इनकी विषम परिस्थिति हो गई, नुकसान हो गया है, तो संयम हमको भी रखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही बेहतर बात है कि आप लोग संयम के लिए तैयार हैं। आनंद जी देखिए, सब कुछ इस भरोसे पर है कि जल्द से जल्द ये सुधार कर लिया जाएगा। इस बात पर, इस आश्वासन पर विपक्ष होने के नाते आप लोग को कितना एतबार? देखिए, असल में सब्र का बांध तो पहले ही टूट चुका है चंपावत का। राजेश जी बार बार कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, निश्चित तौर पर वो ध्यान देंगे। मैं उन्हें बता दूं, व्यापारी कह रहे हैं कि उनके परिवार का पालन पोषण मुश्किल में आ गया है, मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई है। ऐसे हालात में सिर्फ सरकार बयानबाजी करती है। और रही बात चंपावत जिले की, तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के बाद जब राष्ट्रीय राजमार्ग 12 दिनों तक बंद रह सकता है, तो आप सोचिए क्या स्थिति होगी वहां की। इससे पहले भी व्यापारी मुश्किल में रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग
12 दिन बंद रहने से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा जिले को और अन्य जिलों को भी, आज सोच सकते हैं। मैं राजेश जी आपसे बता दूं तो मुख्यमंत्री जी का ध्यान बिल्कुल अपने जिले की तरफ नहीं है। वो भूल गए हैं कि चंपावत ने उन्हें बहुत अधिक मतों से जिताया है, उसके बावजूद भी चंपावत की तरफ मुख्यमंत्री का बिल्कुल ध्यान नहीं है। अब जब ऐसा संकट आ गया व्यापार में, तो इसमें राजेश जी कहते हैं कि व्यापारियों को कभी फायदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है। जी राजेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये कोई आर्थिक संकट नहीं है, ये एक ऐसी आपदा है जिसमें पड़ोसी मुल्क में जैसे हालात हुए हैं, इन कारणों से जो व्यापारी मायूस हो चुके हैं, उनका व्यापार ठप हो चुका है, बाजार सुनसान पड़े हुए हैं, ये एक अलग स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में मुनाफा और नुकसान नहीं देखा जाता है, बल्कि सरकार को आगे बढ़ना होता है, सरकार को उनकी मदद करनी होती है, उनका सहयोग करना होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी ये बयानबाजी करते हैं कि हम जल्द कुछ करेंगे। अरे भाई, आप तो 4 साल हो गए आपको करते करते, आप एक रिजल्ट बता दीजिए, आपने चंपावत के लिए क्या किया, इस प्रदेश के लिए क्या किया, इन पहाड़ों के लिए क्या किया। भ्रष्टाचार और घोटालों के सिवा कुछ नहीं कर पाई ये सरकार, और अब फिर ये दुहाइयां देती है हम कुछ करेंगे, हम कुछ करेंगे। अरे मान्यवर, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये संकट का समय है, इस समय में व्यापारियों का नुकसान और फायदा मत तोलिए आप। इस समय आगे हाथ बढ़ाइए। छोटे छोटे खुर्दा व्यापारी हैं जिनका घर परिवार डेली की आमदनी से चलता है, उनके साथ कंधा मिलाने की जरूरत है, उनके मदद और सहयोग की आवश्यकता है उन्हें। इनके लिए कोई प्लानिंग की आवश्यकता नहीं है, प्लानिंग तो सरकार करते रहे, लेकिन पहले हाथ को आगे बढ़ाए, उनको इस मुसीबत से तो निकाले। सामने दशहरा और दीपावली जैसे त्योहार आ रहे हैं, लेकिन सरकार कब तक इसकी कार्रवाई करती रहेगी। सरकार तो कागजों में तो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देती है, धरातल वीरान रहता है। राजेश जी, विपक्ष की ये चिंता समझ पा रहे हैं क्या आप? देखिए, विपक्ष तो मुद्दाहीन है, आधारहीन है, नेतृत्वहीन है। इनकी बातों को देश गंभीरता से नहीं लेता है, राज्य गंभीरता से नहीं लेता है, ग्राम गंभीरता से लेता है। तो मेरे को भी बहुत आवश्यकता नहीं है कि इस बात को बहुत इनके हिसाब से गंभीरता से लूं। हमारी इस डिबेट में 3 लोग बैठे हुए, एक हमारे साथी कांग्रेस से बैठे हुए, एक व्यापार संघ से बैठे हुए। मैं ये मानता हूं कि हम दोनों से ज्यादा इस आर्थिकी की पीड़ा को व्यापार संघ समझेगा। और इससे पहले जब आपने वक्तव्य व्यापार संघ का सुना, तो उन्होंने स्पष्ट अपना जो वक्तव्य था उसमें कहा कि पुष्प, ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनपे हमें पूरा विश्वास है, वो हमारी समस्या का हल निकालेंगे। पीड़ित कह रहा है कि हमें मुख्यमंत्री जी पे विश्वास है, पीड़ित कह रहा है कि हमें विश्वास है कि हमारा समाधान निकलेंगे, लेकिन विपक्ष कहता है कि जी आप हमारी बात पे हमारे कहे अनुसार चलो। तो इनके हिसाब से तो ये देश नहीं चल सकता है। जिसको पीड़ा है, बीमार का इलाज डॉक्टर करेगा, ना कि कोई पड़ोस में रहने वाला आदमी अपना ज्ञान बांट के इसको हमारे को करेगा। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, चंपावत की बात कर रहे हैं, नेशनल या हिमाचल जैसे राज्य जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ ये 12 दिन से बात कर रहे हैं, वहाँ 6-6 महीने से सड़कें बंद पड़ी हुई है। अपने राज्य की चिंता करें, जहाँ इनकी शासित सरकारें चल रही है, ये हमारे को ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। आप मैदान में रह के पहाड़ की चिंता मत दिखाइए। पहाड़ की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी जितने बेहतर तरीके से करते हैं, अगर इससे पहले आप लोगों ने 2 बारी की होती तो लोकसभा में आप आए होते, आप ग्राम सभा में आए होते, जिला पंचायत में आए होते, नगर निकाय में आए होते, विधानसभा में आए होते। क्यों सरकार आपको जनता बार बार दुत्कार के बाहर जल्दी से 1 मिनट, आप उसकी चिंता कीजिए। व्यापार संघ के साथी जिनकी पीड़ा है, उन्हें इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पे विश्वास और वो काम होगा। आनंद जी, आपका काउंटर कमेंट, वो कह रहे हैं मुद्दा विहीन है विपक्ष, जब व्यापारी तैयार है, इंतजार कर रहा है, भरोसा कर रहा है, तो विपक्ष क्यों नहीं कर पा रहा? राजेश जी कह रहे हैं कि इससे पहले कांग्रेस ने कुछ किया होता तो शायद आज ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बता दूं राजेश जी, आप जिस डेबिट में बैठे हैं ये भी कांग्रेस की देन है, जिस मोबाइल से आप बात कर रहे हैं ये भी कांग्रेस की देन है, जिस हेडफोन को लगा के आप बात कर रहे हैं ये सब कांग्रेस की ही देन है। आप कांग्रेस की देन ही अपना रहे हैं, भाजपा की कोई देन अब तक इस देश में नहीं है। और रही बात आपदा की, बनबसा में इतना जल भराव की स्थिति बनी थी, सरकार ने क्या किया, किस किस को मुआवजा मिला, उसमें मुआवजे में तक घोटाला कर रहे हैं। और ये हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल पर किस स्तर पर कार्य हो रहा है, आप पहले वहां जाके वहां की स्थिति को देखिए। और बात इसमें हिमाचल की नहीं, मैं बनबसा, चंपावत, धारचूला की बात कर रहा हूँ, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो नेपाल से लगे हुए क्षेत्र है। क्या आपने वहां जाके यहाँ की स्थिति देखी? क्या मुख्यमंत्री जी का कोई बयान आया वहाँ के व्यापारियों के लिए? जहाँ जिसकी सरकार है और जहाँ स्थिति हमें विश्वास है, चिंता वाली है, यानी कि तनावपूर्ण बनी हुई है, वहाँ पर आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ सत्ता पक्ष विपक्ष में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।